मैं हेमंत वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एस्क्रो अकाउंट किसे कहते हैं और ऋण पत्र किसे कहते हैं, ऋण पत्र की क्या परिभाषा होती है, ऋण पत्र में और शेयर में क्या डिफरेंस होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम ऋण पत्रों के प्रकारों के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन या डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास 12th कॉमर्स की कंपनी लेखे अकाउंट्स की यूनिट नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ऋण पत्र की परिभाषा बता देता हूँ। ऋण पत्र कंपनी का एक ऐसा प्रलेख होता है जिसको कंपनी वित्त की व्यवस्था के लिए जनता में निर्गमन करती है और इसके बदले में जनता को ब्याज का भुगतान करती है। ऋण पत्र को शेयरों से अलग समझा जाता है। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक कहे जा सकते हैं, जबकि ऋण पत्र धारक कंपनी के लिए ऋणदाता कहे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऋण पत्रों के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पे ऋण पत्रों के 6 प्रकार होते हैं, जिनमें से सबसे पहले जो प्रकार है वो है सुरक्षा के आधार पर। पहला पॉइंट क्या हो गया? सुरक्षा के आधार पर। तो सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 सुरक्षित ऋण पत्र और नंबर 2 असुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। सुरक्षित ऋण पत्र का मतलब होता है ऐसे ऋण पत्र धारक जिन्होंने कंपनी को ऋण के रूप में पैसा दिया है, कंपनी उनके ऋण को अपनी किसी स्थायी संपत्ति से सुरक्षित करती है। स्थायी संपत्ति का मतलब हो गया कंपनी की बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर या अदर कोई और प्रॉपर्टी। तो इन प्रॉपर्टी से ये ऋण पत्र सुरक्षित किस प्रकार से होते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड ने अपने एक ऋण पत्र धारक या ऋणदाता से रुपए लिए 50 लाख रुपए और उसको ऋण पत्र की सुरक्षा के लिए अपनी 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग को उसके पास जमानत के रूप में रख दिया। अब क्या होगा? कंपनी समय समय पर ऋणदाता को ब्याज का भुगतान तो करेगी और जब निश्चित समय आएगा जब ऋण की मूल रकम चुकानी होगी तब कंपनी क्या करेगी? उस मूल रकम को ऋणदाता को चुका देगी। अब यहाँ पे सुरक्षित का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यदि कंपनी ऋण को चुकाने के समय किसी कारण से असमर्थ हो जाती है, यानी कि पैसा नहीं चुका पाती है, तो ऐसे स्थिति में कंपनी ने जो स्थायी संपत्ति ऋणदाता को सुरक्षा के तौर पे जमानत में दी थी, अब उस संपत्ति को बेचकर उस ऋणदाता के ऋण को चुकाया जाएगा। इसीलिए इसे सुरक्षित ऋण पत्र बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में क्या बोलेंगे कि सुरक्षित ऋण पत्र क्यों हुआ? क्योंकि उसके अगेंस्ट में किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी को रखा गया है। अगर वो लोन यानी कि वो ऋण चुकता नहीं हुआ तो उस प्रॉपर्टी को बेच देंगे और उसके पैसों से ऋणदाता के ऋण को चुका दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ऐसे ऋण पत्र जिनके पास होते हैं उनके पैसे डूबने की कोई संभावना नहीं होती। अब बात करते हैं 2 नंबर यानी कि असुरक्षित ऋण पत्रों की। दोस्तों, नाम से ही इसको आसानी से समझा जा सकता है। असुरक्षित का मतलब क्या हो गया? इनके लिए कंपनी ने कोई सुरक्षा नहीं दी है, यानी कंपनी इनके लिए किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार की संपत्ति को जनता के रूप में या जनता के पास जिसको ऋण पत्र दिए हैं उनको गिरवी नहीं देगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर कंपनी ने स्थायी संपत्ति नहीं दिए तो फिर अगर निश्चित समय पर कंपनी को जब पैसा चुकाना होगा ऋणदाता को और कंपनी के पास पैसा नहीं हुआ तब क्या होगा? सिंपल सी बात है, तब ऋणदाता को पैसा कहाँ से मिलेगा? कंपनी ने तो सुरक्षा के लिए कोई प्रॉपर्टी दी ही नहीं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है असुरक्षित ऋण पत्र, यानी कंपनी इसकी
सुरक्षा के लिए कोई प्रॉपर्टी जमानत के लिए नहीं देती। तो अब यहाँ पे जो बात आती है कि भाई कोई ऋणदाता ऐसे असुरक्षित ऋण पत्रों को खरीदेगा ही क्यों? यानी अगर किसी आम आदमी को बोल दिया जाए आप अपने 1 लाख रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दो, वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो कौन ऋणदाता सामने वाले को ऋण देगा? लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या पॉइंट है? हमारा जो पहला पॉइंट था सुरक्षित ऋण पत्र, उसको चूंकि प्रॉपर्टी से सुरक्षित किया जाता है, इसलिए उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो काफी कम होती है। यानी कि सुरक्षित ऋण पत्र धारकों को जो ब्याज मिलेगा वो कम दर यानी कि न्यून दर पर मिलेगा, उनको कम ब्याज दर मिलेगी। अब जिन ऋणदाताओं ने असुरक्षित ऋण पत्र लिए हैं, कंपनी ने उनको सुरक्षा के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर उनको बेनिफिट ये है कि उनको जो ब्याज मिलेगा उसकी रेट हाई होगी। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया? असुरक्षित ऋण पत्रों पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाईएस्ट यानी कि मैक्सिमम रहती है, ज्यादा से ज्यादा इनको इंटरेस्ट दिया जाता है, जिससे क्या होता है कुछ ही समय में इनको मूल अमाउंट के बराबर ब्याज की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद भी इनको समय समय पर ब्याज की प्राप्ति होती रहती है। अब मान लो उसके बाद कंपनी का पैसा अगर डूब भी रहा है, तो अगर मान लो 100 रुपए में से अगर 50% भी पैसा प्राप्त होता है तो इन धारकों को फायदा ही होता है, वैसे लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता है? मूल रकम के बराबर का ब्याज या उससे ज्यादा ब्याज इनको प्राप्त हो चुका होता है और उसके अलावा मूल रकम का 50% भी प्राप्त हो जाता है। तो लॉस तो एक दृष्टि से देखें तो लॉस होता है, लेकिन अगर दूसरी दृष्टि से देखें तो हाई इंटरेस्ट मिलने के कारण उनका जो लॉस होता है वो लॉस काफी कम होता है। तो वापस बताता हूँ, सुरक्षित ऋण पत्र जिनको कंपनी की प्रॉपर्टी से सुरक्षित किया जाता है, लेकिन इन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलती है? कम मिलती है। असुरक्षित ऋण पत्र, इन पर कंपनी किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी की सुरक्षा नहीं देती है, लेकिन इनको एक फायदा देती है, इनको ब्याज की दर जो होती है वो बहुत ऊंची देती है, जिससे इनको जल्दी से जल्दी मूल रकम ब्याज के थ्रू कवर हो जाती है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था सुरक्षा के आधार। अब जो दूसरा पॉइंट जो आ रहा है वो है हमारा जो दूसरा ऋण पत्र का प्रकार है वो है शोधन के आधार पर। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो शोधन के आधार पर भी ऋण पत्रों को 2 रूप में बांटा जा सकता है। नंबर 1 होता है शोधनीय ऋण पत्र और नंबर 2 होता है अशोधनीय ऋण पत्र। तो आइए इनको आसानी से समझते हैं। शोधनीय ऋण पत्र, दोस्तों मैंने आपको जब बताया था, जब अंशों के हमने प्रकार पढ़े थे, सत्ता अंश, पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश के आगे बहुत सारे प्रकार निकले थे, उनमें एक प्रकार आया था शोधनीय पूर्वाधिकार अंश और अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। ठीक बिल्कुल वैसे ही शोधन के आधार पर ऋण पत्र। नंबर 1 शोधनीय, सिंपल सी बात है, ऐसे ऋण पत्र जिनको एक निश्चित समय के बाद उनका शोधन किया जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो एक ऋण पत्र कंपनी ने इश्यू किया जिसकी अवधि है 3 साल की। कितनी साल है? 3 साल। तो अब क्या होगा, जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो कंपनी को इन ऋण पत्रों का पैसा वापस उसके ऋणदाता को चुकाना पड़ेगा।
यानी कि कंपनी को समय पूरा होने पर इन ऋण पत्रों का शोधन करना ही होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं शोधनीय ऋण पत्र। नंबर 2 होता है अशोधनीय ऋण पत्र। बहुत सिंपल सी बात है, अशोधन का मतलब क्या हो गया, अभी पैसा नहीं मिलेगा। तो फिर पैसा कब मिलेगा, जब कोई अंशधारक, जब मैंने अंशों का टॉपिक पढ़ाया था तब आपको बताया था, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश खरीद लेता है तो उसको पैसा वापस कब मिलता है, कंपनी के समापन पर। तो उसी प्रकार यहां पर भी यदि किसी ऋणदाता के पास असुरक्षित ऋण पत्र है, कौन से, सॉरी, अशोधनीय ऋण पत्र है, तो उनको भी पैसा वापस कब मिलेगा, एक ही स्थिति में, जब कंपनी का समापन होगा तभी उसको उसका पैसा वापस मिलेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अशोधनीय ऋण पत्र। तो वापस देखते हैं, हमारा जो 2 नंबर पॉइंट था शोधन के आधार पर, उसमें भी ऋण पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, पहला शोधनीय ऋण पत्र, जिसको एक निश्चित समय के बाद कंपनी को शोधन करना होता है, अर्थात ऋण पत्रों का पैसा वापस चुकाना पड़ता है। दूसरा होता है अशोधनीय, अर्थात जिनका पैसा कंपनी के समापन के समय ही उस ऋण पत्र के धारक को चुकाया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट की। तो 3 नंबर जो पॉइंट हमारा वो है पंजीयन के आधार। पंजीयन के आधार पर भी दोस्तों ऋण पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। तो पंजीयन के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 तो दोस्तों हमारा 3 नंबर टॉपिक है पंजीयन के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। इसके भी 2 प्रकार है, कौन कौन से, पहला है पंजीकृत ऋण पत्र और दूसरा है वाहक ऋण पत्र। चलिए इसको समझते हैं। पंजीयन का आप सबको पता है क्या होता है, पंजीयन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन होना। तो सिंपल सी बात है, इसका भी जो पहला पॉइंट है पंजीकृत ऋण पत्र, इसको भी हम बोलते हैं ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी के द्वारा पंजीकृत करवाए हुए होते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड करवाए हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, रजिस्टर्ड ऋण पत्र में क्या होता है, कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें ऐसे ऋण पत्रों की पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। जैसे ये ऋण पत्र किसको इश्यू किया गया है, उसके धारक का नाम, उसका पता, एड्रेस, उसके बारे में पूरी जानकारी, प्लस इस ऋण पत्र पे कितना ब्याज दिया जाएगा, इसकी क्या अवधि होगी, पूरी जानकारी उस रजिस्टर में लिखी हुई होती है। इसलिए इसको बोला जाता है पंजीकृत ऋण पत्र। अब इस पंजीकृत ऋण पत्र के अंदर भी एक पॉइंट और आता है कि ये जो पंजीकृत ऋण पत्र है, क्या ऋण पत्र धारक इसको किसी दूसरे को हस्तांतरित कर सकता है, कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको एक हस्तांतरणीय प्रलेख का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि कंपनी के द्वारा जो एक प्रलेख दिया जाता है, हस्तांतरणीय प्रलेख, कहने का मतलब हो गया वो कंपनी की परमिशन लेकर के कि भाई मैं ये आपके ऋण पत्र किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो कंपनी क्या करेगी, उसको दूसरे को ट्रांसफर करने की परमिशन दे देगी। अब दूसरे जिसको ट्रांसफर हुआ है उसके नाम वगैरह, उसकी पूरी जानकारी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में लिखी जाएगी। छोटा सा एग्जांपल देख के समझाता हूँ। जिस प्रकार एक गाड़ी, कार को जब बेचा जाता है तो इसका जो फर्स्ट ओनर होता है वो गाड़ी को बेचते समय दूसरे ओनर को उसके कागज ट्रांसफर करने के लिए जो फॉर्मेलिटी पूरी करता है, उसमें क्या होता है कि अब से ये गाड़ी दूसरे धारक के नाम पर
मानी जाएगी या जानी जाएगी, जिससे कभी कुछ दुर्घटना हो जाए तो फर्स्ट ओनर को कोई दिक्कत ना हो। तो सेम उसी प्रकार से पंजीकृत ऋण पत्र को भी अगर ट्रांसफर करना है तो कंपनी की परमिशन ली जाती है, उसके बाद इसको ट्रांसफर किया जाता है, जिससे क्या होता है कंपनी को पता रहे कि भी अभी हमारे ऋण पत्र किसके पास है या इनका धारक कौन है, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में चढ़ जाना चाहिए। तो ये होता है पंजीकृत ऋण पत्र। अब हम बात करते हैं 2 नंबर वाहक ऋण पत्र। वाहक ऋण पत्र का मतलब क्या होता है? वाहक यानी कि ये कहीं भी जा सकता है या इसको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वाहक ऋण पत्र जो होता है उसके ऋण पत्र धारक का नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होता है, यानी कंपनी केवल इतना ही करती है कि कंपनी ने इतने नंबर ऑफ ऋण पत्र या डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब वो किसके पास है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी को केवल पैसा चाहिए। बाकी अब ये जो ऋण पत्र है ये जिस व्यक्ति के पास है वो चाहे तो आगे से आगे कितनी बार भी ट्रांसफर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिलायंस लिमिटेड ने राम को वाहक ऋण पत्र दिए, बदले में पैसा ले लिया, ठीक है। अब कंपनी को पैसे से मतलब था, कंपनी के पास पैसा आ गया। राम को ऋण पत्र से मतलब था, राम के पास ऋण पत्र आ गया। अब समय समय पर क्या होगा, राम को ब्याज मिलता रहेगा। अब राम अगर चाहे इसको किसी और को ट्रांसफर करना तो राम बिना कंपनी की परमिशन लिए ही इसे किसी अन्य पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, इसीलिए इसे वाहक ऋण पत्र कहा जाता है। अब यदि इसको किसी को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो उसमें जो ब्याज है तो वो किस प्रकार से प्राप्त होगा। तो कंपनी क्या करती है, वाहक ऋण पत्र जब जारी करती है, इश्यू करती है, तो उसके साथ ही ब्याज को प्राप्त करने के लिए भी कंपनी इनके साथ एक कूपन जारी करती है या कूपन की एक छोटी बुक जारी करती है। अब क्या होगा, जिस व्यक्ति के पास ये ऋण पत्र है उसके पास कूपन भी होंगे और कूपन को प्रस्तुत करने पर ही ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यदि ऋण पत्र धारक कूपन प्रस्तुत करता है तो उसको ब्याज मिल जाता है। अब इसमें एक छोटा सा एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए राम के पास ऋण पत्र है, उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और को और ब्याज के कूपन किसके पास पड़े, राम के पास ही है। तो अभी यहाँ पे बात होती है कि ब्याज किसको मिलेगा, राम को या जिसके पास ऋण पत्र है। तो कंपनी तो क्या बोलेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऋण पत्र किसके पास है, मेरे पास जो कूपन लेकर के आएगा मैं उसी को ब्याज प्रदान करूंगी। तो यहाँ पर ऋण पत्रों के हस्तांतरण के साथ साथ ब्याज के कूपन का भी हस्तांतरण होता है, जिसकी सहायता से जिस भी पार्टी के पास ऋण पत्र हो वो आसानी से ब्याज को प्राप्त कर सके, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, कौन कौन से। नंबर 1 पंजीकृत ऋण पत्र जो कंपनी के रजिस्टर में पंजीकृत होते हैं, उसके बाद ऋण पत्र धारक के बारे में पूरी डिटेल कंपनी के पास होती है। 2 नंबर होता है वाहक ऋण पत्र, इसकी डिटेल कंपनी के पास नहीं होती है, इसको कंटिन्यू आगे से आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ब्याज के लिए कूपन को प्रस्तुत करना। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है पुनः भुगतान के आधार पर। तो पुनः भुगतान के आधार पर भी इसके 2 प्रकार होते हैं ऋण पत्र के, कौन कौन से। नंबर 1 प्राथमिक ऋण पत्र और नंबर 2 द्वितीय ऋण पत्र। 4th नंबर पॉइंट क्या हो गया, पुनर्भुगतान के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। इसके 2 प्रकार है, कौन कौन से, प्राथमिक ऋण पत्र और द्वितीय ऋण पत्र। समझने में बहुत सिंपल है, दोनों में से पहले पैसा किसे प्राप्त होगा, प्राथमिक ऋण पत्र को पहले पैसा प्राप्त होगा और द्वितीय ऋण पत्र को उसके बाद पैसा प्राप्त होगा।
बस सिंपल सा इसका इतना एक्सप्लेन है। वापस बता रहा हूँ, प्राथमिक ऋण पत्र का मतलब क्या होता है? जिसके पास ऐसे ऋण पत्र है उनको पहले भुगतान किया जाएगा और जिसके पास द्वितीय ऋण पत्र है उनको बाद में भुगतान किया जाएगा। यानी कि इसमें क्रम हो गया, प्राथमिक को पहले भुगतान, द्वितीय को उसके बाद भुगतान। इसके बाद जो 5 नंबर पॉइंट आता है वो आता है ब्याज के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। तो ब्याज के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार कितने हो सकते हैं देखते हैं। तो ब्याज के आधार पर भी ऋण पत्रों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित ब्याज वाले और शून्य ब्याज वाले। नंबर 1 तो हमारा जो 5 नंबर पॉइंट है वो है ब्याज के आधार पर ऋण पत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो ब्याज के आधार पर भी ऋण पत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र और नंबर 2 शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। तो आइए समझते हैं इन दोनों को क्या होता है। तो निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र, बहुत सिंपल सा अर्थ है इनका कि ऐसे ऋण पत्र जब निर्गमित किए जाएंगे तो उनमें ब्याज कितना दिया जाएगा उसकी दर का निर्धारण पहले से ही तय कर दिया जाता है। अर्थात ऐसे ऋण पत्रों पर पहले से ही निश्चित होता है कि इन पर कितना ब्याज देय होगा और उसी के अकॉर्डिंग उन पर ब्याज दिया जाता है। इसलिए इनको बोलते हैं निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र। 2 नंबर जो पॉइंट आता है वो होता है शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है शून्य ब्याज दर। आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या? शून्य ब्याज दर यानी कि इसको ब्याज ही नहीं मिलेगा तो फिर कोई ऋण क्यों देगा? भाई सिंपल सी भाषा में क्या होता है कि अगर आप किसी को ऋण दोगे तो बदले में ब्याज तो लोगे ना। अब इसका नाम ही क्या हो गया? शून्य ब्याज। मतलब अगर इसको जारी करेंगे इसमें कोई ब्याज नहीं होगा। तो इसमें फायदा क्या है? बात यह है कि ऐसे जो ऋण पत्र होते हैं हाँ निश्चित ही इन पर शून्य ब्याज दर होती है, यानी कि इन पर ब्याज देय नहीं होता है। फिर फायदा क्या है? इसमें फायदा यह है कि ऐसे ऋण पत्र जब निर्गमित किए जाते हैं तो इनको काफी बड़े बट्टे पर निर्गमित किया जाता है, यानी कि इनको फायदा पहले से ही मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 100 रुपए का डिबेंचर है। अब कंपनी क्या करती है, इसको अगर शून्य ब्याज दर पे इश्यू करेगी तो कंपनी इसको मान लीजिए 80 रुपए में इश्यू कर देगी। अब क्या हो गया? जिसको खरीदना है उसको पर डिबेंचर 20 रुपए का फायदा हो गया। कैसे? उसको 100 रुपए का डिबेंचर कितने में मिला? 80 रुपए में, तो उसको बेनिफिट हो गया। अब या तो ब्याज मिले या इधर से बट्टा ले ले, बात तो बराबर ही हो गई। हाँ अगर उसकी डीपली कैलकुलेशन करेंगे तो पता लग सकता है कि भाई एनालिसिस करने पर इसको कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये बहुत डीप की बात है। सिंपल सी भाषा में उसको फायदा कैसे मिल जाता है? उधर से ब्याज नहीं मिला कोई बात नहीं, इधर से क्या हो गया? बट्टा मिल गया, 100 का डिबेंचर 80 रुपए में आ गया। कंपनी को क्या फायदा हो गया? भाई कंपनी को वैसे ब्याज देना पड़ता तो कंपनी ने यहाँ पे क्या कर दिया? बट्टा दे दिया। अब कंपनी ब्याज नहीं देगी, कंपनी ने पहले बट्टा दे दिया, है ना? तो यहाँ दोनों को फायदा हो गया, कंपनी को भी फायदा हो गया, उसको भी फायदा हो गया। ठीक है, तो वापस देखते हैं 5 नंबर पॉइंट क्या था? ब्याज के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। तो ब्याज के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार कितने हो गए? 2 हो गए। पहला निश्चित ब्याज दर पर और दूसरा शून्य ब्याज दर पर। निश्चित पे क्या होगा? फिक्स ब्याज मिलेगा, शून्य पर क्या होगा? ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बट्टा जरूर मिल जाएगा। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है वो चलो देखते हैं, यानी कि डिबेंचर का जो लास्ट प्रकार है वो कौन सा है।
तो लास्ट जो पॉइंट है वो है परिवर्तन के आधार पर। हमारा जो आज का जो लास्ट पॉइंट है कि ऋण पत्र कितने प्रकार होते हैं, ये उसका छोटा प्रकार है परिवर्तन के आधार पर। तो इसके भी आगे दो प्रकार निकलते हैं, कौन कौन से? नंबर एक तो इसके जो दो प्रकार हैं उनके नाम क्या है? परिवर्तनीय ऋण पत्र और नंबर 2 अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। बहुत सिंपल है। यदि आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश और अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, तो आज का वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो छठा जो पॉइंट है परिवर्तनीय ऋण पत्र, यानी कि ऐसे ऋण पत्र जिनको एक निश्चित समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता हो, तो ऐसे ऋण पत्रों को हम क्या बोलेंगे? परिवर्तनीय ऋण पत्र। अब ये जो परिवर्तनीय ऋण पत्र है इसके अंदर एक और पॉइंट आता है, आंशिक परिवर्तनीय। अर्थात आंशिक परिवर्तनीय का मतलब क्या होता है कि इन ऋण पत्रों के केवल एक भाग को ही परिवर्तित किया जा सकता है समता अंशों में, पूरे को नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास 100 ऋण पत्र है, तो इनका एक निश्चित भाग कितना हो गया? मान लीजिए आपको बताया हुआ है कि 30% को आप समता में चेंज कर सकते हो, तो केवल 30 ऋण पत्र ही समता अंशों में परिवर्तनीय होंगे। अर्थात इनको क्या बोला जाएगा? आंशिक परिवर्तनीय ऋण पत्र। ठीक है, तो वापस बता रहा हूं, नंबर 1 परिवर्तनीय ऋण पत्र जिनको एक निश्चित समय के बाद समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका एक और भाग है आंशिक परिवर्तनीय, यानी कि आपके पास जितने ऋण पत्र हैं उनका केवल एक भाग ही समता अंशों में परिवर्तित होगा, पूरा नहीं होगा। अब जो 2 नंबर पॉइंट आता है अपरिवर्तनीय ऋण पत्र, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अपरिवर्तन का मतलब क्या होता है? यानी इसको समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जब तक कंपनी का समापन होगा ये इसी तरह के ऋण पत्र रहेंगे, यानी कि इनको किसी भी प्रकार से अंशों में चेंज नहीं किया जा सकता। तो आइए एक बार पूरा सा ब्रीफ ले लेते हैं आज के टॉपिक का। हमने शुरू किया था कि ऋण पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, तो ऋण पत्रों के 6 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कौन सा होता है? सुरक्षा के आधार पर। तो सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार के होते हैं, सुरक्षित ऋण पत्र और असुरक्षित ऋण पत्र। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट आता है शोधन के आधार पर ऋण पत्र, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं, शोधनीय और अशोधनीय ऋण पत्र। उसके बाद आता है 3 नंबर पंजीयन के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। तो पंजीयन के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं, नंबर 1 होता है पंजीकृत ऋण पत्र और नंबर 2 होता है वाहक ऋण पत्र। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट आता है पुनर्भुगतान के आधार पर। इसके भी 2 प्रकार है, प्राथमिक ऋण पत्र या प्रथम ऋण पत्र और द्वितीयक ऋण पत्र। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट आता है ब्याज दर के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। इसके भी 2 प्रकार है, पहला निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पत्र और दूसरा शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र। इसके बाद जो लास्ट जो पॉइंट है जो अभी बोर्ड पे चल रहा था, परिवर्तन के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार। नंबर 1 परिवर्तनीय ऋण पत्र, इसके अंदर एक और भाग आता है आंशिक परिवर्तनीय, और नंबर 2 अपरिवर्तनीय ऋण पत्र।
तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट करके अपना रेस्पॉन्स दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।